जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्यार जी के जिसमें जैसा कि दोस्तों आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त के दोस्तों सभी शिफ्टों का आपका एग्जाम खत्म हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 30 अगस्त सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सभी रियल प्रश्न मुझे मिल गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि दोस्तों प्रश्न आपका 100% रियल और सटीक प्रश्न है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारी व्हाट्सएप पर पीडीएफ लिख के मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो करंट अफेयर से कि 12 अगस्त 2022 से राज्यसभा के सभापति कौन है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त तक के करंट अफेयर्स को भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति अभी अभी बने हैं 7 अगस्त 2022 को, वो दोस्तों श्री जगदीप धनखड़ जी बने हैं, जो कि दोस्तों आपके राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का दोस्तों वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो आपके वर्तमान जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वही दोस्तों आपके वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों आपका कि असम का कौन सा लोक नृत्य है, जिसमें दोस्तों आपका बिहू राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में भी था। तो असम के लोक नृत्य में बिहू नृत्य और बागुरम्बा बसंत में आयोजित होने वाला नृत्य है। भोर नृत्य, औजपाली नृत्य आदि शामिल है, लेकिन दोस्तों आपका ओवरऑल बिहू नृत्य आपका ऑप्शन में आया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम कई समूहों का निवास है, जैसे मंगोलोल, इंडो बर्मा, भारत ईरानी, आर्यन, राभा, बोडो, कछारी, मिसी, तिब्बा, ये सब क्षेत्रों का दोस्तों आपका असम में निवास करता है। लेकिन दोस्तों आपका असम का जो लोक नृत्य है बिहू और बागरुम्बा, जो बिहू आपका जो ऑप्शन में आपका भी आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जुम्मे का नमाज कौन से दिन में पढ़ी जाती है। तो बात कर दोस्तों जुम्मे की नमाज का, तो इस्लाम में जुम्मे की नमाज आस्थावान मुस्लिम हर जुम्मे मतलब शुक्रवार को पढ़ते हैं। तो शुक्रवार को दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार का दिन को दोस्तों जुम्मे की नमाज को पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि कर्क रेखा किस जिला से होकर गुजरता है। तो शायद में दोस्तों आपका इसका राइट आंसर जौनपुर था, कंफर्म नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप ही कंफर्म होगा बताइएगा। लड़का का ही कहना है कि आपका जौनपुर शायद सही आंसर था। तो बात कर दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत के दोस्तों 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है, जिसमें आपका मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये 8 राज्यों से होकर दोस्तों आपका कर्क रेखा गुजरता है। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या आया था, ये किस जिला आया था, किस राज्य का जिला आया था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कमेंट सेक्शन में ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगला है दोस्तों कि क्लोरीन 7वें समूह में आता है, ये बात आपको मालूम है, लेकिन उसका वैलेंस कितना होता है, आपसे शायद ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों क्लोरीन की बात करें तो आपका 7वें समूह में आता है, उसका जो बैलेंस होता है दोस्तों आपका 1 बैलेंस होता है। तो आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका आया था कि मधुमक्खी काटे तो उस पर क्या लगाया जाए कि जलन नहीं हो। तो शायद दोस्तों आपका विनेगर ऑप्शन में था, तो विनेगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बेकिंग सोडा से लगाने से दर्द, खुजली और सूजन में राहत हो जाएगी। सिरके के इस्तेमाल से भी जहर का असर कम हो जाता है। तो सिरका या विनेगर दोस्तों आपका राइट आंसर था। साथ ही में ये भी दर्द, सूजन, खुजली में राहत पहुंचाता है। मधुमक्खी काट लेने पर शहद का इस्तेमाल करना भी बहुत फायदेमंद होता है। तो शहद और सिरका दोस्तों आपका ऑप्शन में शायद था, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लाल लिटमस पेपर का पीएच मान आपसे शायद पूछा गया था। तो एक विलेन नीला लिटमस को लाल कर देता है, ये विलेन अम्लीय होगा, चूंकि अम्लीय विलेन का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है। तो 7 से कम अगर आपका ऑप्शन में होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, ऐसा कुछ प्रश्न आपको देखने को मिला था, जिसका कि राइट आंसर दोस्तों बेंगलुरु हो जाएगा। हालांकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो आपका हरियाणा से शुरू हुआ था, तो लेकिन दोस्तों आपका हरियाणा वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स आया था या कोई और आया था। तो बेंगलुरु में भी दोस्तों आपका इस तरह का खेल शुरू किया गया है, जो कि बेंगलुरु आपके ऑप्शन में था। तो बेंगलुरु भी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कि गंगा कॉरिडोर में रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितना लंबा कॉरिडोर बनाया गया है। तो दोस्तों आपका 1500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में जैविक कॉरिडोर बनाए जाने का योजना है। हालांकि दोस्तों इसका शायद लंबाई आपसे पूछा था, तो लंबाई का तो ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर ऑप्शन आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है दोस्तों आईआईटी रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर आपको मिला है या बनाया है आईआईटी रुड़की ने। तो दोस्तों अब आईआईटी रुड़की ने मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों परम गंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों ISSCC बेंगलोर ने दोस्तों आपका परम प्रवेग नामक कंप्यूटर को लॉन्च किया था, जो कि आपका इंस्टॉल किया था, जो कि वो भी सुपर कंप्यूटर था। लेकिन इसके बाद दोस्तों आईआईटी रुड़की की बात करें तो दोस्तों आपका परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कार्बन में किस का बैलेंस 3 होता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्न में से कौन सी भाषा 22वें अनुसूची में नहीं है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन दिया गया था अवधी, मैथिली, डोंगरी और उड़िया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा आपका 22 भाषा आते हैं जो कि दोस्तों संविधान में आपका अनुसूची में आते हैं। तो पहला तो असमिया हो जाएगा दोस्तों, दूसरा बंगला, तीसरा गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकनी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये दोस्तों आपका 22 भाषा हैं जो कि दोस्तों भारतीय संविधान में है। इसके अलावा दोस्तों अवधी जो भाषा है वो आपका भारतीय संविधान में नहीं है, तो अवधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 22 भाषा को दोस्तों आपको एक बार दिमाग में रख के जाना है एग्जाम देने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पारसी धर्म के लिए 1827 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र आया था। तो दोस्तों आपके पास शायद ऑप्शन दिया गया था सोम प्रकाश, बॉम्बे राइट्स और बॉम्बे गजट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है कंफर्म मालूम नहीं है। अगर दोस्तों आपको मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं है तो क्वेश्चन भी बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि महिलाओं में प्रजनन दर से कौन संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन था मूत्राशय, गर्भाशय, अंडाशय। तो ये तीनों दोस्तों आपका महिलाओं में प्रजनन दर से संबंधित है। जो आपका जो एक ऑप्शन था जो और था वो आपका दोस्तों संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि मई 2022 में महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं। तो दोस्तों भारतीय महिला टीम के कोच की बात करें तो दोस्तों आपका रमेश पवार ने एक बार फिर से ये जिम्मेदारी संभाल ली है। तो दोस्तों रमेश पवार ही आपके मई 2022 में भी महिला भारतीय क्रिकेट टीम के फिर से कोच को नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा लोह खनिजों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया गया था नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार या बघेल का पठार। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के भाग में शामिल है। ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न किस्म के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहेस को कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों नागपुर का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए कितनी उम्र तक व्यक्ति को लाभान्वित किया गया है। आपका न्यूनतम और अधिकतम उम्र का दिया गया था। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBI में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल चार्ज की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए दोस्तों आपका न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र दोस्तों 50 साल होना चाहिए। इस पॉलिसी की परिपक्वता मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। तो दोस्तों आपका 18 से 50 उम्र जो दिया गया था आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों आपका कि बारी दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच है। तो आपके पास ऑप्शन था दोस्तों सतलज ब्यास, रावी चिनाब या रावी ब्यास। जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र को बारी दोआब कहलाता है। तो दोस्तों रावी और ब्यास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि हाल ही में किसने कीटनाशक एंटी मास्क बनाया है कोविड-19 के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मिल नहीं पाया है, लेकिन इसके कुछ फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक की एक टीम ने एक उद्योग भागीदार के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वयं कीटाणुनाशक कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क बनाया है दोस्तों। अगर एंटीवायरल फेस मास्क होगा तो आपका राइट आंसर होगा, हालांकि नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है। तो दोस्तों बात करें एल्युमिनियम का संयोजकता का तो दोस्तों एल्युमिनियम त्रिसंयोजी तत्व है। इसके यौगिक में 3+ की संयोजकता होती है, एल्युमिनियम 3 प्रदर्शित होती है। तो दोस्तों आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जनरेटर किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन तो दोस्तों आपका एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र में चलाने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा के लिए दोस्तों आपका ये आपका आंसर जो ऑप्शन में था वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में चलाने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा के लिए दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से चालू किया गया था। शायद इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो आधुनिक भारत में प्रथम बार दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो अगर दोस्तों नागौर जिला राजस्थान में दोस्तों आपका लागू किया गया था को मिला था। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपका देखा गया था करंट अफेयर से, जो कि दोस्तों 2020 का करंट अफेयर था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था। तो रजत पदक पूछा गया था दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आपका खेला गया था। तो भारत ने दोस्तों इस तरह से 1 स्वर्ण
और 2 रजत और 4 कांस्य पदक आपका जीता था। तो रजत पदक आपका पूछा गया था, तो 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है वो दोस्तों 1 स्वर्ण को याद रख लीजिएगा, 4 कांस्य को याद रख लीजिएगा, 4 ब्रोंज और 2 सिल्वर और 1 दोस्तों आपका गोल्ड मेडल भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका जीता था। और भाला फेंक के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को भी दोस्तों याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एकमात्र स्वर्ण पदक जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में आया था वो नीरज चोपड़ा ही ने लाया था। दोस्तों नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपका भाला फेंक से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने दोस्तों कुल 7 पदक लाया था, तो टोटल पदक को भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 2020 से ही आपका करंट अफेयर देखने को मिला था इसमें कि 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन बने थे। तो दोस्तों ब्राजील के जो राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो रविवार को गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि थे। तो दोस्तों आपका ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आपका 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका 2020 का भी करंट अफेयर आपका इसमें पूछा गया है। 21 तो छोड़ ही दीजिए, 22 तो पूछा ही जा रहा है, 21 तो पूछा जा रहा है, 20 के करंट अफेयर्स को भी दोस्तों शामिल किया गया था आपके इस शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों आपका अनुच्छेद घ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था PRS के सभी 3 स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के इन समूह को महिला के हितों का रक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था शायद 1972 या 73 में। तो उसी से संबंधित दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन संबंधित है। अनुच्छेद 9 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 9 के अनुसार हर वर्ष 5 वर्ष में पंचायत की नियमित चुनाव कराया जाना आवश्यक है। तो अनुच्छेद को भी दोस्तों आप एक बार माइंड में रख के ही जाइएगा। अगला पूछा गया था दोस्तों आपका कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो कि दोस्तों 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात का छोटा अनुपम है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से दोस्तों होती है और उसका सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर के चट्टानों से निकलता है। तो ओवरऑल दोस्तों जो आपका सही आंसर था वो आपका नर्मदा नदी था। धुआंधार जलप्रपात है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। कहते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र बलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों बात करें महाराष्ट्र बलेश्वर से तो महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इसी नाम के तालुका का मुख्यालय भी है। समीप ही कृष्णा नदी का उद्गम है, जिस कारणवश एक हिंदू तीर्थ स्थान है। तो कृष्णा नदी दोस्तों आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। तो आपका महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर, कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सुमित अंतिल को पद्म श्री आपको मिला था तो किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य में मिला था, विज्ञान में मिला था, खेल में मिला था या चिकित्सा में मिला था? आपका इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और सुमित अंतिल ने दोस्तों भारत को इस बार पैरा ओलंपिक में 3रा मेडल दिलवाया था। तो दोस्तों आपका किस खेल से संबंधित है? तो आपका खेल से संबंधित था सुमित अंतिल। और दोस्तों खेल में बात करें तो पैरा ओलंपिक दोस्तों आपका जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, जो कि दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल शायद आप जीते थे ये। अगला है दोस्तों स्माइल योजना से संबंधित प्रश्न है कि फरवरी 2021 या 22 में ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा योजना लाया गया था? तो ये दोस्तों आपका स्माइल योजना लाया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो कि वीरेंद्र कुमार जी हैं के द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार के अंतर्गत योजना ट्रांसजेंडर समाज के नागरिकों को विकास के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो स्माइल योजना आपका इसी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ था? तो दोस्तों ये भारत की राष्ट्रीय योजना है जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होता है। इस योजना के लिए दोस्तों भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था और ये योजना का जो कार्यकाल था दोस्तों आपका 1956 से 1961 तक आपका इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों कैल्सीफेरॉल की बात करें तो दोस्तों आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पहला मेडिकल कॉलेज किस वर्षाय के काल में स्थापित किया गया था? तो पहला जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में, जो भारत का सामाजिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। और वृत्ति राज के दौरान दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 28 जनवरी 1835 को बंगाल के मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 28 जनवरी 1835 को स्थापना किया था पहला मेडिकल कॉलेज भारत का। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2004 में किस तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका अगर एनालिसिस वीडियो मेरा देखते रहे होंगे तो दोस्तों आपका इस प्रश्न बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों आपका 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का समूह में शामिल किया गया था? तो उसी में बताए थे दोस्तों कि 2004 में आपका जो तमिल भाषा है दोस्तों, उसी को आपका शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था।
तो दोस्तों विश्व के विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं को तमिल को भी अति प्राचीन तथा संपन्न भाषा माना है। यह भारत के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और तो भारत सरकार ने 2004 में इस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो ये आपको पूछा गया था दोस्तों कि 2004 में किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आपका तमिल भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिल शास्त्रीय भाषा की बात करें तो भारत में कुल 206 शास्त्रीय भाषा हैं, जिसमें दोस्तों तमिल को 2004 में और संस्कृत को दोस्तों 2005 में आपका शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में निवारक निरोध तथा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व गिरफ्तार किया जाता है और निवारक निरोध का दोस्तों आपका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। अगला है दोस्तों कि धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो धावन सोडा की जो प्रकृति होता है वो दोस्तों आपका क्षारीय होता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। दोस्तों आपका इस प्रकार का सही ऑप्शन था। अगला दोस्तों क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो आवर्त सारणी में एक समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो संयोजकता होता है वो समान होता है और समान रहती है और किसी विशेष समूह में सभी तत्वों का सबसे भारी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास समान रहता है। हालांकि इस आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते समय संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बात करें तो 18 समूह और 7 आवर्त है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था, तो 18/7 को भी याद रखने की जरूरत है। अगला दोस्तों कि जल विलयन को किस अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों ये आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शायद इस तरह का कोई आपका ऑप्शन में था, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला शायद पूछा गया था दोस्तों आपका कोसी नदी के मोहाना स्थल से भी शायद कोई प्रश्न था। तो कोसी नदी की गंगा की सहायक नदी है, जो कि दोस्तों नेपाल के पहाड़ से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल के निकट गंगा मिल जाती है। इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। तो जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों वो देखने को मिला था कि भाग 4A या अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य से तो हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न देखने को मिल ही रहा है। तो इस शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था कि मौलिक कर्तव्य कितना है। तो दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य आपका कितना है, तो टोटल आपका दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब इसे जोड़ा गया था तो उस समय दोस्तों आपका मात्र 10 मौलिक कर्तव्य था और 11वां मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो आपका 11 बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A में है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि खेतरी कहाँ स्थित है। तो खेतरी एक जगह का नाम है दोस्तों, जो कि आपका तांबे इसके लिए मशहूर है। तो वो जगह का नाम पूछा था किस राज्य में स्थित। तो खेतरी राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर था। ये जगह अपने तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तत्वावधान में तांबे के अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों खेतरी आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार की बात करें तो अंडमान क्रियोल हिंदी। तो क्रियोल हिंदी अगर आपका ऑप्शन में था तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान क्षेत्रों में बोली जाने वाली क्रियोल भाषा है और 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह हिंदी, बंगाली और मलयालम का मिश्रण पर आधारित है। तो दोस्तों क्रियोल हिंदी दोस्तों आपका अंडमान निकोबार में बोला जाता है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो दोस्तों भारत की सलामी बल्लेबाजी स्मृति मंधाना को सोमवार को 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों आपका ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे नवाजा गया है, तो आपका स्मृति मंधाना राइट आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन में मिताली राज भी था तो वो आपका गलत होगा। स्मृति मंधाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगर यह प्रश्न आया होगा तब। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों PM रिवाइज योजना किसके लिए आया था या किस क्षेत्र के आया था। तो PM रिवाइज योजना को पूरे देख लेते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं आपका निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 22-23 में पेश करते हुए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन PM डिवाइन, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका होता है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फॉर इट नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो दोस्तों आपको इसी से इसका आंसर मिल गया होगा कि इस किस रीजन के लिए आया था। तो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपका ये आया था। नाम की नई योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने PM डिवाइन के लिए 1500 करोड़ रुपए की धनराशि दी है और इसके माध्यम से दोस्तों पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधा और सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को फंड किया जा सकेगा। तो ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए PM डिवाइन योजना को दोस्तों आपका लाया गया था, जो कि दोस्तों निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। अगला पूछा था दोस्तों पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं।
हैं। तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। तो इन संस्थाओं का काम है आर्थिक विकास करना और सामाजिक न्याय को मजबूत करना, पंचायती राज का और राज्य सरकार को और केंद्र सरकार की योजनाओं को दोस्तों लागू करवाना आपका पंचायती राज का काम होता है, जिसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय भी हैं। तो 29 विषय बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में था। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आया रहा था। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कब पहला बार कहाँ लागू किया गया था, क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आपका पूछने को आया था। तो दोस्तों आपका राजस्थान में लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, तो दोस्तों आपका 1952 ईस्वी में। ऐसे जो आर्टिकल भी है दोस्तों, जो कि आपका बार बार एग्जाम के पार्ट बनते हैं। तो आर्टिकल 243 से क से 243 न तक दोस्तों आपका आर्टिकल है, जो कि दोस्तों आपको पढ़ के जाना है कि अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम होगा तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एशियान बिल्डर्स खिताब 2022 किसने जीता है। तो भारत क्यूस्ट पंकज अडवाणी आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जिन्होंने दोस्तों 19वीं एशियाई 100 यूपी बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 में ध्रुव सीतावाला को हराकर 8वां खिताब जीता है। तो ये दोहा कतर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पंकज अडवाणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि पंकज अडवाणी किसको हराकर आपका जीता था यूपी बिल्डर्स को चैंपियनशिप का खिताब, तो आपका ध्रुव सीतावाला को हराकर जीता था। आइए दोस्तों, आपका केमा खिताब जीता है, तो अपना 8वां खिताब जीता है। और दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो दोहा कतर में आयोजित हुआ था। इस फैक्ट को दोस्तों आपको एक नज़र देख कर ही जाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों बात करें दक्षिण भारत की गंगा की, तो गोदावरी को दोस्तों दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नदी के नाम में जाना जाता है, लेकिन दक्षिण गंगा के रूप में दोस्तों आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी आंसर में आपका था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पीएच मान से आपका पीएच मान के कथन से आपका रिलेटेड प्रश्न था कि पीएच मान को पी को जर्मनी भाषा में ये कहा जाता है, या इसका जो मान होता है 0 से 14 तक होता है, और जिसका मान 0 से 16 पीएच मान होता है। तो आपका जो कथन जो दिया गया था उसमें जो गलत कथन को छांटना था। तो आपका जो पीएच मान जो 0 से 16 होता है वो आपका बिल्कुल गलत था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 0 पीएच का जो मान होता है वो आपका 0 से 14 तक ही होता है। तो 0 से 16 तक का मान जो दिया गया था स्टेटमेंट आपका, वो बिल्कुल गलत था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन था, हड्डियों को जोड़ने में, खिलौनों को बनाने में, या खाना पकाने में। तो दोस्तों खाना पकाने में जो आपका आंसर था वो आपका बिल्कुल सही आंसर था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पराबैंगनी किरणें में कौन सा कैंसर होता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है। आपका 4 प्रकार का कैंसर दिया गया था, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, तो दोनों एक ही है, लेकिन इसी तरह से रिलेटेड आपका दिया गया था। तो पराबैंगनी विकिरण से दोस्तों त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। तो त्वचा कैंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिछले अध्ययनों में यह बताया गया कि प्रत्येक प्रकार के यूवी या पराबैंगनी विकिरण त्वचा से त्वचा कैंसर हो जाता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों यह कैसे मानव त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, इस पर अभी तक उतना ध्यान नहीं गया है। तो दोस्तों त्वचा कैंसर आपका पराबैंगनी किरण से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व आपका उत्तरदायी है। थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न आपका शायद नहीं आया था। आपका आया था थायराइड ग्रंथि में जब आपका बढ़ जाता है तो उससे कौन सा तत्व ये आपका जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों आपका शायद आयोडीन आपका आंसर में था। तो दोस्तों आपका आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन आ ही गया, तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोफिलिट की मात्रा को कम कर देता है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाकर रक्त पलता की रोकथाम करता है। तो दोस्तों आपका थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न आया था कि नहीं आया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि रेलवे के अनुसार 4:15 बजे को किस तरह से दर्शाया जाता है। 4:15 को दोस्तों आपका रेलवे के अनुसार ये 24 घंटा के अंतराल में जो होता है उसको दोस्तों 14, 16, 15 के रूप में दर्शाया जाता है। अगर आपका 16, 15 अगर घड़ी में डिनोट हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपका 4:15 आपका बज रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। आपका तो ऐसे हिस्ट्री से प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस शिफ्ट में आपका एक प्रश्न आपका हिस्ट्री से देखा गया था कि 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। आपका 4 ऑप्शन था, प्लासी का युद्ध, खेतरी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इसी तरह से दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था। तो 23 जून 1757 को दोस्तों प्लासी का युद्ध आपका पहला युद्ध लड़ा गया था, जो कि मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। तो 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। अब बक्सर के युद्ध की बात करें दोस्तों तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध भी लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है। इस तरह से अगर प्रश्न आपका आया होगा तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर के दिल्ली के निकट सीमा से लगे सूरज कुंड क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगता है। ये मेला लगभग 3 दशक से आयोजित होता आ रहा है। तो सूरज कुंड मेला दोस्तों आपका हरियाणा राज्य में लगता है।
और दोस्तों आपका आया था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाया। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह का कौन क्या प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रश्न और आया था कि एक मोल में कितनी ऊर्जा होता है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। और एक प्रश्न आपका आया था दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह की बात करें तो ये दोस्तों आपका ओ नेगेटिव जो रक्त समूह है आपका सर्वदाता है। अगर ओ नेगेटिव आपका ऑप्शन में था तो ओ नेगेटिव होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ओ आपका ऑप्शन में था तो वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वदाता तो दोस्तों आपका ओ रक्त समूह है। लेकिन सर्वगाही की बात करें, सर्वगाही का मतलब होता है दोस्तों सिर्फ लेने वाला, तो वो आपका दोस्तों ए बी जो नेगेटिव होता है वो ए बी जो ब्लड ग्रुप का रक्त होता है वो दोस्तों आपका सर्वग्राही है, जो कि सबसे ले सकता है और सबको दे सकता है। दोस्तों आपका ओ नेगेटिव है या ओ है, आपका ऑप्शन में आया होगा उसी अनुसार से मारिएगा। इसके अलावा दोस्तों और देखें तो दोस्तों एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से भी प्रश्न आपको देखने को आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है, इस कारण आपका आंसर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों लेंस की क्षमता दिया गया था और दिया गया था प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा आभासी, सीधा ये आभासी, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो लेंस की क्षमता दिया गया था और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस तरह का भी प्रश्न था। इसके अलावा दोस्तों न्यूटन के अस्सक नियम से भी आपका प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न मेरे पास नहीं है। इसके बाद दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ से आपका प्रश्न आया था, कथन के तौर पर दिया गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ से कौन सा कथन आपका सही है गलत है। इसके बाद दोस्तों चूना पत्थर में P+CO2 का मान दिया गया था, P का मान आपका पूछा था। इसके बाद इसमें एक केमिकल रिएक्शन से साथ था दोस्तों की विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन है कौन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आवर्धन क्षमता निकालना था आपका, आवर्धन क्षमता लेंस का मान दिया गया था और आवर्धन क्षमता दोस्तों आपका निकालना था। इसके बाद दोस्तों आपका शायद दिया गया था कि वाट और शक्ति और का मान दिया गया था और धारा का मान निकालना था। तो दोस्तों आपका T = VI से जो आपका इससे से आपका वाट अगर शक्ति का मान दिया गया, धारा का मान दिया गया, तो इसी तरह का कोई प्रश्न आपको कुछ निकालना था। तो आपका ओम के नियम से है, जो कि बिल्कुल ईजी आया होगा, तो आप बना ही दिए होंगे। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के 30 अगस्त के सभी शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल और 30% था। इसी तरह से रियल और 30% का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।